Hello students. Today we will study about the preparation of some important inorganic compound. We'll study about mainly three compound preparations and their plus their chemical properties. कौन कौन से हैं इसमें? पोटाशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट और आपका पोटाशियम परमैंगनेट, है ना? तो ये सारे जो कंपाउंड्स है ये बेसिकली ऑर्गेनिक सिंथेसिस वगैरह में और मोलोमेट्रिक एनालिसिस वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है? ओके, हाँ, इनका कमर्शियल यूज़ भी है, जैसे कि अगर आप बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो ये लेदर इंडस्ट्री में एज़ एन ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होते हैं और एज़ो कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडेंट करने में काम आते हैं। सिमिलरली पोटेशियम परमैंगनेट का भी खुद का एक कमर्शियल यूज़ है, वो हम आगे देखेंगे, है ना? तो इसके लिए क्या है कि ये क्योंकि एज़ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, तो इनको सिंथेसाइज़ करना होता है, ठीक है? तो आज हम इनके सिंथेसिस को देखेंगे। अगर मैं इस लेक्चर के इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूँ, तो एज़ इन फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डीएनएफ ब्लॉक में आप अगर मान लो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो चैप्टर को, एक तरफ ट्रांजिशन एलिमेंट के प्रॉपर्टीज सारे, एक तरफ इनका प्रिपरेशन, एक तरफ लेंथेन और एक्टिनाइड। ये 3 पार्ट है टोटल डीएनएफ ब्लॉक के और ये उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन हर साल इससे आते हैं। और किस तरह पूछे आते हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन इनके इक्वेशन ओरिएंटेड होते हैं। कैसे आते हैं? इक्वेशन ओरिएंटेड आते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हाउ आर डाइक्रोमेट्स प्रिपेयर्ड? तो पहले हम क्या करते हैं, FeCr2O4 को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है? FeCr2O4 को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या देते हैं, Na2CrO4, मतलब सोडियम का सॉल्ट बन जाता है सिंपली, और ये Fe2O3 बना देता है, ठीक है? ये Fe2O3 बना देता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा? तो इसमें देखो अगर आप, तो सोडियम का तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो नहीं रहा, है ना? सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हो रहा है। पर और यहाँ पे देखो अगर Fe को, तो Fe में इनिशियली 4 ऑक्सीजन थे, अब 3 है। तो आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ इसका रिडक्शन ही हो रहा है ना? ये आप रिडक्शन के अंदर ले लोगे। सिमिलरली सोडियम में 1 ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। देखो सोडियम वाले कंपाउंड में 1 ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, Na2CrO4। तो इसका क्या हो रहा होगा? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पे आयरन का क्या हो रहा है? आयरन का रिडक्शन हो रहा है और सोडियम या फिर क्रोमियम का बोल सकते हैं आप। क्रोमियम में पहले कितने ऑक्सीजन थे? 4 थे, ओके? तो इसका क्रोमियम का नहीं, सोडियम का क्या हो रहा है? सोडियम वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? नाउ द अब ये जो येलो सॉल्यूशन बनता है सोडियम क्रोमेट का, उसे हम फ़िल्टर कर लेते हैं एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड से, जिससे हमें क्या मिल जाता है? Na2Cr2O7 मिल जाता है, ठीक है? तो पीएच को बढ़ाने से क्या होता है? जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में चेंज हो गया, है ना? ये डाइक्रोमेट हो गया, देखो 2 क्रोमियम प्रेजेंट है इसलिए हम डाइक्रोमेट बोलेंगे इसे। तो क्रोमेट किस में चेंज हो गया? डाइक्रोमेट में चेंज हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे भी हम देखेंगे कि कैसे पीएच चेंज करने से क्रोमेट और डाइक्रोमेट में आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? चलो, यहाँ ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म विच ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है? इसको जो ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म आता है वो ऑरेंज कलर का होता है, मतलब ये सोडियम डाइक्रोमेट होता है, वो ऑरेंज क्रिस्टल देता है। अब हमें सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बनाना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो हमें पता है कि ये सोडियम जो डाइक्रोमेट है वो ज़्यादा सॉल्युबल है पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको KCl के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं, है ना? KCl के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं, जिसके कारण हमें क्या मिल जाता है? K2Cr2O7 मिल जाता है। देखो आप, Na2Cr2O7 को हमने सिंपली KCl के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो हमें क्या मिल गया? K2Cr2O7 और NaCl क्या हो गया? प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है? K2Cr2O7 प्रेसिपिटेट हो गया और NaCl भी अपना आ गया। नाउ वी ऑब्टेन ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब दोनों का कलर ऑरेंज ही है, ठीक है? सोडियम डाइक्रोमेट का भी कलर ऑरेंज है, देख लो आप, है ना? और पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी कलर ऑरेंज ही है। The chromates and dichromates are interconvertible. See, I have said that chromates and dichromates are interconvertible through pH change. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट सिंथेसिस करवा लेते हैं, ठीक है? इसके बारे में भी देखेंगे। तो 3 इक्वेशंस कौन से इन्वॉल्व हुए? सबसे पहले हमने क्या किया? Fe2CrO4 को हमने ट्रीट किया किससे? Fe2CrO4 को हमने ट्रीट किया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से, है ना?
सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करने के बाद ये क्या बन गया, सोडियम का NaCr2O4 बन गया। फिर उससे हमने क्या किया फर्दर, उसे हमने एसिडिफाइड सॉल्यूशन के साथ वॉश किया, तो उससे हमें फिर डाइक्रोमेट मिल गया, मतलब क्रोमेट से डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो गया। NaCrO4 Na2CrO4 से Na2Cr2O7 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब फर्दर हमने क्या किया, इसे KCl के साथ ट्रीट कर दिया और हमें अपना रिक्वायर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया, जो कि ऑरेंज कलर क्रिस्टल का होता है, दोनों का कलर ऑरेंज होता है। तो ये है टोटल प्रोसेस आपका सिंथेसिस का। ठीक है, ये इस तरीके से हम सिंथेसाइज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। अब पीएच के साथ कैसे चेंज होता है ये देखते हैं अपन। ठीक है, उससे पहले देख लो ये इन दोनों का स्ट्रक्चर देख लो, क्रोमेट और डाइक्रोमेट का। तो दोनों के दोनों अगर आप देखोगे तो ये टेट्राहेड्रल है और ये दो टेट्राहेड्रल का सम है। देख लो आप, ये शेप टेट्राहेड्रल है और ये शेप इंडिविजुअली एक टेट्राहेड्रल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और दोनों पे चार्ज 2- ही है ना। देख सकते हो आप, दो पोटाशियम काउंटर आयन दोनों प्रेजेंट है। ओके, सॉरी, दो सोडियम आयन, दो काउंटर सोडियम आयन दोनों में प्रेजेंट है, CrO4 में भी और Cr2O7 में। ओके, ये चीज हो गई एक। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इनका स्ट्रक्चर जो है, उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं डाइक्रोमेट वाले केस की, तो डाइक्रोमेट वाले केस में जो एंगल है वही 126 डिग्रीज है, और ये जो ब्रिजिंग वाला बॉन्ड लेंथ है, आप ब्रिजिंग वाला ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, ये क्या बता रहा है कि ये बॉन्ड मोर सक्सेप्टेबल है टूटने पे, टूटने की ओर, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। और ब्रिजिंग ऑक्सीजन वैसे भी ये क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड हो गया एक तरीके का, है ना, एक तरीके का परऑक्साइड बॉन्ड हो गया, तो इस कारण से क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बॉन्ड लेंथ इससे कम है सीआरओ, नॉर्मल सीआरओ से। ओके, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, ये 126 डिग्रीज है। क्लियर है ये चीज? ओके, चलो नाउ कैसे पीएच के साथ चेंज आता है आप देख सकते हो। अगर हमने CrO4 को का पीएच बढ़ा दिया तो हमें डाइक्रोमेट मिल जाएगा, मतलब क्रोमेट से डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने उसका पीएच घटाया बाय आइडिंग OH माइनस, तो ये डाइक्रोमेट से वापस से क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम पीएच चेंज करके सिंपली इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर वही सेम चीज मेंशन्ड है अबाउट द स्ट्रक्चर दैट द क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल वेयर द डाइक्रोमेट आयन कंसिस्ट ऑफ टू टेट्राहेड्रा। ओके, टू टेट्राहेड्रा मैंने बता दिया कौन कौन सा है, एक ये वाला है और एक ये वाला है ना। ओके, अब the oxidation state of chromium in chromate and dichromate is the same. So this is very 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 important कि जब हम क्रोमेट से डाइक्रोमेट की ओर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, देख सकते हो आप। अगर आप चाहो तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देख लो, है ना। इसका कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 4 ऑक्सीजन, तो 4 × 2 8 हो गया, -8 हो गया। -2 चार्ज है, मतलब 6 को इसने नलीफाई किया है क्रोमियम में, मतलब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 7 × 2 = 14, जिसमें से दो क्या है नलीफाई किए हुए, 7 × 14 -2 12, और दो क्रोमियम है, तो दोनों क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6 और +6 12 होगा, तब टोटल मिला करके, है ना। तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज पूछी जा सकती है कि क्या दोनों का ऑक्सीडेशन रेट से सेम रहता है या फिर डिफरेंट रहता है ना। ओके, आगे, सोडियम और पोटाशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों के दोनों एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ डिफरेंस किस में आती है, सॉल्युबिलिटी में। सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो the sodium salt has a greater solubility in water, same thing is mentioned, and is extensively used in oxidizing agent in organic chemistry. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आता है। कैसे, ये ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है, मतलब अगर मैं बात करूं प्राइमरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। पोटाशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन प्राइमरी स्टैंडर्ड
एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं और सोडियम डाइक्रोमेट को हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम Cr2O7 को फर्दर हायर एसिडिक कंडीशन में अगर ट्रीट करेंगे तो ये अपने और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, है ना। +6 से कहाँ चला गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। और ये क्या है, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन 6 ने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। 2 क्रोमियम में दोनों ने यहाँ पे देखो आप, यहाँ +6 में मतलब 12 ओवरऑल +12 था, 6 एक्सेप्ट किए तो ये ओवरऑल +6 में चला गया, है ना। ओके, इसका इनर्ट वैल्यू क्या है, 1.33। तो दिस इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका यूज देखते हैं। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, है ना, क्योंकि ये खुद क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जिसके रिडक्शन वैल्यू ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। देख लो आप, तो ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इन सारों को ये फैसिलिटेट कर सकता है। क्या कर सकता है, इन सारों को ये फैसिलिटेट कर सकता है। जैसे कि इस वाला केस में आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन में। यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जो उस पर चार्ज है, चार्ज कितना, -1। और क्योंकि ये I2 अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा, मतलब -1 से 0 पे जा रहा है। ठीक है, एक आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो 6 आयोडीन 6 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सिमिलरली अगर मुझे Sn2+ को Sn2+ यू कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रोंशियम जो है वो क्या करेगा, Sn मतलब टीन, ओके, सो नॉट स्ट्रोंशियम, इट इज टीन। एक टीन का आइटम अगर 2+ से 4+ में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो टीन कितने लूज करेंगे, 3 × 2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली H2S के लिए भी वही चीज होगी। ओके, सल्फर अपने एलिमेंटल स्टेट में चला जा रहा है, सल्फाइड से कहाँ चला जा रहा है, सल्फर में चला जा रहा है, Fe2+ Fe3+ में चला जा रहा है। तो ये जितने सारे के सारे जितने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये सारे के सारे फैसिलिटेट होते हैं किससे, ये सारे के सारे फैसिलिटेट होते हैं आपके इस वाले से, इस वाले रिएक्शन के साथ कपल होकर फैसिलिटेट होते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है, देखो आप ये, है ना, अपन ने सिंपली उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है जिससे हमें ये इक्वेशन फाइनली मिल गया है। आप चाहो तो ऐसे होमवर्क इस हाफ रिएक्शन को, है ना, इस हाफ रिएक्शन को और इन दोनों हाफ रिएक्शन को, इन तीनों हाफ रिएक्शन को, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को इंडिविजुअली एक एक बार ऐड करके देखना, और इस वाले को, तो आपको आपका फाइनली एक रेडॉक्स रिएक्शन ऑब्टेन हो जाएगा जिसमें जो क्रोमेट आयन है वो क्रोमियम 3+ में जाएगा और अपना जो ये आयोडाइड है या फिर सल्फर टीन 2+ है, सल्फाइड है, आयरन 2+ में है ना, ये सारे के सारे किस क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, उस ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो एज ए होमवर्क आप इसे ट्राई करके देखना। ओके, so these are all the properties of potassium dichromate। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पोटाशियम पर मैंगनेट में। ये दोनों के दोनों पोटाशियम के ही एक सॉल्ट है। ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम पर मैंगनेट। पोटाशियम पर मैंगनेट का फॉर्मूला होता है K2MnO4। ओके, सॉरी KMnO4। क्या होता है फॉर्मूला इसका, KMnO4। कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसे अपन, कैसे मतलब सिंथेसाइज करते हैं, तो अगर कमर्शियल मेथड की बात करें तो वो अलग होता है और लैब मेथड अलग होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग मेथड से हम करते हैं, क्योंकि कमर्शियल मेथड में हमें क्या करता है, लार्ज अमाउंट चाहिए, दोनों को रिक्वायरमेंट्स अलग है। कमर्शियल में हमें लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस करना है, वो भी स्मॉल, क्या बोले, विथ लिटिल एक्सपेंसेस, विथ एज मच लेस एक्सपेंस एज वी कैन, राइट। और अगर मैं बात करूँ क्या बोले, इंस्ट्रूमेंटल यूज के फिर लैब यूज के लिए, तो हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा कॉस्टली क्यों ना हो, क्योंकि उसमें छोटा अमाउंट में प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, छोटे अमाउंट में हमें प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, इसीलिए हम दोनों के लिए अलग अलग मेथडोलॉजी लगाते हैं। Now talking about potassium permanganate, it is prepared by fusion of MnO2 with, that is magnesium dioxide, sorry manganese oxide with KOH। ओके, तो हम क्या करेंगे, MnO2 को
KOH के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगेन, ठीक है। उस वाले केस में क्या कर रहे थे, FeCrO4 को ट्रीट कर रहे थे अपन Na2CO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, MnO2 को ट्रीट करें KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। फिर हमें क्या मिल गया, K2MnO4, जिसे हम बोलते हैं पोटाशियम मैंगनेट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, पोटाशियम मैंगनेट बोलते हैं। क्लियर है ना। MnO4 पे टोटल ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, -2 आएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि दो पोटाशियम प्रेजेंट है तो दोनों मिलकर के +2 दे रहे होंगे, तो मैंगनीज MnO4 कितना देगा, -2 देगा, है ना, -2 देगा। तो इस केस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, बताओ। 4 2 8, 8 -2 दैट इज +6, यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। एक बार अपन को ये मिल गया, MnO4 2- मिल गया, इसे हम फर्दर H+ से ट्रीट करके क्या बना देंगे, MnO4- बना लेंगे, है ना, MnO4- बना लेंगे, ठीक है। और इसमें इसका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, आप देख सकते हो। अगर आप इसको H+ से ट्रीट कर रहे हैं तो इसका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 में, यहाँ पे किस में, +7 में, मतलब +6 से +7 में जा रहा है। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। और इस वाले केस में देखो तो ये +4 में जा रहा है, 2 2 4, तो ये +4 में जा रहा होगा, तो मतलब +6 से +7 में भी जा रहा है, +6 से +4 में भी जा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके MnO2 में जा रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके MnO4- में जा रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। क्लियर है ये चीज, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि आप इनके बैलेंस्ड इक्वेशन को याद रखो, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। अब ये जो K2MnO4 मिला है वो डार्क ग्रीन इन कलर होता है, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर का होता है। फिर इसका कलर फर्दर चेंज होगा, ठीक है। जब ये MnO4- में जाएगा तो ये डार्क पर्पल क्रिस्टल कलर देता है। ये बहुत ही इसका कैरेक्टरिस्टिक कलर है, आपने पढ़ा भी है, ये पहले भी पढ़ा है कि KMnO4 इज डार्क पर्पल इन कलर। ओके, दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, राइट। अब कॉमर्शियल तरीके से भी सिमिलरली ऐसे ही बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। पर इस वाले केस में क्या करते हैं, सेकेंड वाला स्टेप चेंज कर देते हैं, पीएच मतलब एसिडिफाइड ना करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन में, किसका, मैंगनेट आयन का, ठीक है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन में मैंगनेट आयन का, तो ये पर मैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ इन द लेबोरेटरी, अगर मैं लेबोरेटरी की बात करूं तो ऑफ कोर्स वैसे मैंने बताया था कि हमें ज्यादा किस पे फोकस करना होता है, प्यूरिफिकेशन पे, कि मोर प्यूरिफाइड फॉर्म मिले, थोड़ा कम अमाउंट में मिले, क्योंकि ही मिले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमें कम अमाउंट की जरूरत होती है हमेशा। ओके, नाउ कैसे प्रिपेयर करते हैं, Mn2+ को ट्रीट करते हैं S2O8 जो कि है पर ऑक्सो डाइसल्फेट, पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सीधा पर मैंगनेट फर्स्ट स्टेप में ही मिल जाता है। तो इस वाले केस में ऑफ कोर्स आपका जो क्या बोलते हैं, जो यील्ड होगा वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भाई, क्योंकि पहले वाले केस में हम लोग 2 स्टेप में जा रहे थे, ठीक है। तो जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन से यील्ड जनरली कम देते हैं, क्योंकि 2 स्टेप में रिएक्टेंट का लॉस होने के चांसेस 2 बार है, ठीक है। वही चीज आप समझ सकते हैं एक तरीके से, है ना। 2 स्टेप, अगर कोई काम 2 बार में हो रहा है, तो अगर और वही काम अगर एक बार में हो रहा है, तो आप क्या प्रेफर करोगे, तो आप उस काम को एक बार में कर दो, ताकि आपका एफिशिएंसी भी बढ़े और अमाउंट ऑफ वर्क क्वालिटी भी बढ़ जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, Mn2+ को S2O8- से ट्रीट करते हैं, जिससे हमें पर मैंगनेट आयन मिल जाता है। ओके, plus we get the sulfate ion and 16H+. So this is a balanced chemical equation. क्लियर है ये चीज, 8 to the 16। अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करूं तो Mn2+ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देख लो आप, मैंगनीज जा रहा है +2 से +7 में, और सल्फर कहां से कहा जा रहा है, 8 to the 16 -2 दैट इज 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। यहाँ सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ किस में, 4 to the 8 -2 दैट इज 6,
यहाँ +6 में है, राइट? ओके, तो दोनों में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है शायद। So let me do it again. 8 to the 16. 16 minus 2, it will give you 14. 14 divided by 2, it is 7. यहाँ पे सल्फर +7 में है, लेफ्ट साइड में किस में है? +7 में है और राइट साइड में +6 में है। तो इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है अपन का रिडक्शन और मैंगनीज का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो दिस इज अ ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन थ्रू विच वी प्रिपेयर आवर पोटाशियम परमैंगनेट। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। इक्वेशंस धीरे धीरे आपको समझ याद रखने हैं, है ना? इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर, इस वाले लेक्चर के लिए। अब पोटाशियम परमैंगनेट फॉर्म डार्क पर्पल कलर, सो वी हैव सेड दैट ऑलरेडी। उस वाले में डार्क ग्रीन कलर का क्रिस्टल आ रहा था, इस वाले में डार्क पर्पल कलर आ रहा है जो कि ऑलमोस्ट ब्लैक होते हैं, है ना? They will look, the crystals will look black, but when you will dissolve the crystals in water, you will see the actual color will be purple, right? Now about the structure की बात करें तो KMnO4 का जो स्ट्रक्चर है वो KClO4 के साथ आइसो स्ट्रक्चर, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है बॉन्ड लेंथ में चेंज आए क्योंकि डिफरेंट सेंट्रल एटम में वो चेंज हो रहा है, पर जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, ठीक है? तो अगर किसी का बॉन्ड पैरामीटर या फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल वगैरह चेंज हो रहे हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ बॉन्ड पैरामीटर्स डिफरेंट है। तो ये जो सॉल्ट है ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में 6.4 ग्राम आप डिसॉल्व कर सकते हो, बट व्हेन इट इज हीटेड इट डीकम्पोज और ये वापस से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे देता है। देख लो आप, अपन ने क्या किया था इनिशियली, अगर आप पहले के रिएक्शंस को देखोगे कैसे प्रोड्यूस किया था हमने, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से ही बनाया था, है ना? यहाँ देख सकते हो आप, H+ से ट्रीट किया था, इसका डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ था। अगर आपने वापस से इसे हीट कर दिया तो इसका दोबारा से डिसप्रोपोर्शनेशन होके ये पोटाशियम मैंगनेट और मैंगनीज ऑक्साइड देगा। क्लियर है ये चीज? और प्लस ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ओके, नाउ इट हैज टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। तो पहला तो इसका इंटेंस कलर जो कि ऑलमोस्ट पर्पल, जो ऑलमोस्ट ब्लैक होता है, जो कि पर्पल होना मतलब डार्क पर्पल होने के कारण ब्लैक दिखता है, पर होता डार्क पर्पल ही है। एंड इट्स डाई मैग्नेटिज्म, राइट? इट्स डाई मैग्नेटिज्म। जो MnO4 2- है वो पारामैग्नेटिक होता है, पर ये वाला क्या होता है, डाई मैग्नेटिक होता है। पर टेम्परेचर पे डिपेंड, टेम्परेचर के अगर आपने टेम्परेचर अपने इंक्रीज किया तो ये पारामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है, वीक पारामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि पोटाशियम permanganate will show diamagnetism, but as we increase the temperature, it can show weak diamagnetic paramagnetic properties, right? So this should be kept in mind. Okay. और इसे हीट करने के बाद ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +6 में आ जा रहा है, यहाँ पे किस में +4 में आ जा रहा है, मतलब +7 से +6 में भी चला जा रहा है, +4 में भी चला जा रहा है। तो ये आ गया इनका स्ट्रक्चर, है ना? अगर मैं क्लोराइड की ड्रॉ करता तो सिर्फ यहाँ पे क्लोरीन पुट कर देता और बाकी सब सेम रहता, ठीक है? अब हाँ, नंबर ऑफ बॉन्ड चेंज होते हैं क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इनके साथ बनाता है, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ। ओके, so this is isostructural with KMnO4- much more, right? Why? Because they also have, the manganese also have two bonds with oxygen, with 3 of the oxygen and 1 is single bond. तो ClO4 भी ऐसा ही होता, जो Cl है वो इन कोई भी 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता और एक बचे हुए ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता, है ना? ओके, दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है जो शायद बच्चे मिस कर जाए वो ये है कि आप देख सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, ऊपर की ओर है, ठीक है? ये चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। और बाकी जो डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड नीचे की ओर है, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हाँ ये आपस में रेजोनेट भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है वैसा, ठीक है? पर इस चीज को ध्यान रखना, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म दिया हुआ है, इसका करंट ग्रीन होता है, इसका करंट पर्पल होता है, इसलिए ये सेम कलर में ड्रॉ किया हुआ है। इज दिस क्लियर? Okay, so they both have tetrahedral structure. Okay, again the bond parameter can change because the bond is number of bond is changing. See, right? So this is all about permanganate structure, permanganate and manganate structure. Next is इन चीजों को हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं?
विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर सिंस दिस इज will become very complex, not in this class but in the later on class also, you will never see, or you will never be asked to draw the structure. Okay, to draw the structure, molecular orbital structure of this compound, because this involves very critical information about the electronic properties, right? Okay, now the magnet and permanganate ion are tetrahedral, we have seen this, और इनके बीच p pi d pi bonding होती है. p orbital of oxygen overlaps with the d orbital of manganese, right? And this overall results in p pi d pi bonding. Okay, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, कि p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का और d ऑर्बिटल मैंगनीज का क्या होता है, आपस में ओवरलैप करके p pi d pi बॉन्डिंग देता है. नाउ द ग्रीन मैंगनेट इज पारामैग्नेटिक, ये चीज मैंने बता रखी है कि जो मैंगनेट है वो पारामैग्नेटिक होता है, क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. आप चाहो तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करके देख सकते हो, आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिसके कारण ये पारामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है. कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? पारामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है. बट द परमैग्नेट इज डाईमैग्नेटिक. ओके, जो परमैग्नेट है वो डाईमैग्नेटिक है, पर टेम्परेचर के साथ वीक पैरामैग्नेटिज्म भी शो करता है. ये चीज मैंने मेंशन कर रखी है. मोस्ट प्रोबेबली क्या होता होगा, क्योंकि इस वाले स्टेट में तो चलो नॉर्मल वाले टेम्परेचर में ये डायमैग्नेटिक है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. हायर टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल अगर रीजन आप अगर देना चाहो तो यही होगा ना, कि टेम्परेचर बढ़ाने के कारण कोई सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई सा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जा रहा होगा ड्यू टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, राइट? नाउ द एसिडिफाइड परमैग्नेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस ऑक्सलेट टू कार्बन. इसका भी क्या होता है काम? ऑक्सीडेशन का ही होता है. उसमें क्या कर रहा था? आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा था, टीन 4 प्लस को टीन 2 प्लस को टीन 4 प्लस में कन्वर्ट कर रहा था, और Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर रहा था. ठीक है, तो सिमिलरली ये भी क्या करता है? ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है. ठीक है, आयरन 2 प्लस को ये भी आयरन 3 प्लस में कन्वर्ट करता है. नाइट्राइट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है. ओके, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और आयोडाइड्स को भी आयोडीन में कन्वर्ट करता है. ओके, सो वी विल सी दिस इक्वेशन. बिफोर दैट लेट अस सी. Okay, so these are the half reactions as we have mentioned for the previous case. यहाँ पे भी उनके half reactions given है. Okay, full reaction अभी हम आगे देखेंगे. ठीक है, उसमें जो KMnO4 है वो Mn2 plus पे जाएगा. The full reaction can be written by adding the half reaction for the KMnO4 to the half reaction of the reducing agent and balancing wherever necessary. So we will see this. Now, the representing the reduction of permanganate to manganate, manganese oxide, manganese can be shown by these three reaction. इन दोनों में हम सिर्फ pH का चेंज कर रहे हैं, देखो. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ pH का चेंज है यहाँ पे. MnO4 माइनस का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो MnO4 2 माइनस में चला जाएगा. ठीक है, इसकी इनेट की वैल्यू क्या है? 0.56. फर्दर अगर हम और pH इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये MnO2 में चला जाएगा, और अगर हायर pH पे ले जाएंगे 8H प्लस इक्विवेलेंट अगर डालेंगे तो Mn2 प्लस में चला जाएगा. ठीक है, तो ये इन सब में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. और सबसे ज्यादा रिडक्शन वैल्यू किसकी है? सबसे ज्यादा रिडक्शन वैल्यू 1.69 है, मतलब कि ये इस वाले स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल है. ये बात क्लियर है? ये कैसे बोली मैंने, बता सकता है कोई? क्योंकि इसके बारे में आप सोचो. ठीक है, कि रिडक्शन वैल्यू ज्यादा है मतलब क्या? इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा. दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड. ओके, दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड. So this one is the most stable oxidation state out of these three, right? Out of these three. और ये सारे कैसे आपस में इंटरचेंज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ pH के चेंज होने से. Now it is evident that hydrogen ion concentration of the solution plays an important part. This is very clear that as we are changing the concentration of H plus, we are getting different oxidation states, right? अब अपने क्वेश्चन पे अपन वापस आएंगे थोड़ी देर में कि कैसे KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है. आगे ये दिए हुए. Although many reaction can be understood by consideration of redox potential, kinetics of the reaction is very important. ठीक है, कभी कभी kinetics भी important part play करता है, पर mostly जो part play करता है क्योंकि ये redox reaction है, इसलिए redox potential is the most important one. Permanganate at H plus is equals to 1 should oxidize water, but in practice, जैसे इसका exception क्या है कि जैसे अगर हम
रेडॉक्स पोटेंशियल से अगर प्रिडिक्ट करना चाहे तो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन एज 1 द परमैंगनेट शुड ऑक्सीडाइज वाटर। बट ये चीज होती है, पर यहाँ पे काइनेटिक भी एक रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है कि ये रिएक्शन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ओके, सो दे सो एक्सट्रीमली स्लो अनलेस आइदर मैंगनीज आयंस आर प्रेजेंट और द टेम्परेचर इज रेज्ड। या फिर आप क्या करो, मैंगनीज 2 प्लस आयन को डाल दो, है ना, या फिर आप टेम्परेचर को रेज कर दो, तभी आप इनके प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो, नहीं तो ये एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है। अब फ्यू इंपॉर्टेंट, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन कुछ देखूं तो ये है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, MnO4 माइनस, जैसा मैंने कहा था, Mn2 प्लस में जाएगा और साइमल्टेनियसली इनको भी क्या कर देगा, इनको कर देगा ऑक्सीडाइज। राइट, देख सकते हो आप, आयोडाइड आयोडीन में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसमें भी MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जा रहा है और आयरन 2 प्लस कहाँ जा रहा है, आयरन 3 प्लस में चला जा रहा है। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑक्सलेट आयन, और ऑक्जेलिक आयन को भी कन्वर्ट, ऑक्सलेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्जेलिक एसिड में। ये देख सकते हो आप, ठीक है। ऑक्सलेट आयन है, ऑक्जेलिक एसिड किस में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। C2O4 माइनस गोes टू कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली सल्फाइड आयन इज गोइंग टू सल्फर। पर ये दो स्टेप में होगा। पहले तो ये क्या होगा, क्योंकि ये लेस सॉल्युबल इन वाटर है, पहले ये पार्शली डिसोसिएट करेगा और फिर KNO4 माइनस की मदद से ये अपने सल्फर वाले फॉर्म में चला जाएगा। अब सिमिलरली SO3 2 माइनस कहाँ जाएगा, SO4 2 माइनस में, और नाइट्राइट किस में जा रहा है, नाइट्रेट में चला जा रहा है। तो इन सब का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने में, वो इन सारे रिएक्शंस में, वो ये है कि सबसे पहले तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। आप इक्वेशंस को बिल्कुल बाय लर्न बाय हार्ट कर लो सबको, हाँ, लर्न देम बाय हार्ट, राइट, ओके। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन सारों में अगर आपको याद करना है तो एक चीज कॉमन है ना, ये आप याद करने में आसान हो, इसके कारण से आपको दिक्कत नहीं आएगी कि MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जा रहा है। इसमें देखो आप, है ना, सिमिलरली इसमें भी जा रहा है, सिमिलरली इस वाले में भी यही चीज हो रही है, ओके, और इस वाले भी यही चीज हो रही है, देख लगते हैं आप, ठीक है। सब में एक ही चीज हो रही है, MnO4 माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और बाकी सबका क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड ऑक्सीडेशन जो हमें चाहिए वो हो रही है। ओके, दिस थिंग इज क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर हमने एसिडिक कंडीशन में अभी तक बात की, अगर हमने न्यूट्रल कंडीशन लिया तो क्या होगा, तो इस वाले में देखो आप, आयोडाइड किस में कन्वर्ट होगा, आयोडेट में, राइट, आयोडाइड किस में कन्वर्ट होगा, आयोडेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस I माइनस, ओके, दिस I माइनस। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ अगर बात करो 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 7, यहाँ +7 -7 ऑक्सीडेशन, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आयोडाइड किस में चला जा रहा है, आयोडेट में चला जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ठीक है। न्यूट्रल कंडीशन में ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस बार नॉर्मल केस में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा था ना, इस वाले में क्या हो रहा है, नॉर्मल मतलब बिना किसी एसिडिक एसिडिक कंडीशन के क्या हो रहा है, या फिर फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। और MnO4 माइनस है, वो न्यूट्रल वाले केस में MnO2 में ही जा रहा है, ठीक है। ये हमने देख रखा है कि न्यूट्रल कंडीशन के केस में अगर हम pH चेंज ना करें तो ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जाता है। देखो यहाँ पे आप, है ना, MnO4 माइनस इज गोइंग टू MnO2, राइट, क्लियर। नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन करेगा वो S2O3 माइनस का करेगा, ये चला जाएगा SO4 2 माइनस, है ना, ये मैंने देख रखा अभी। ओके, नेक्स्ट इज, चाहे तो आप Mn2 प्लस का भी कर सकते हो, ठीक है ना, ये चला जा रहा है, देख लो आप MnO2 में, क्लियर है। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अलावा पोटेशियम डाइक्रोम पर मैंगनेट का यूज होता है, वो एज ए फेवरेट ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका ऐसे यूज होता है। और कॉमर्शियल यूज की बात करें तो ब्लीचिंग ऑफ वुल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल। पिछले वाले में क्या था,
आपका लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है ना ऑक्सीडेंट। और यहाँ पे क्या ब्लीचिंग में यूज होता है वूल कॉटन और सिल्क और अदर टेक्सटाइल का। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की बात करूं, है ना, अगर मैं इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की बात करूं, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन वाले इक्वेशंस की। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, पहले क्या किया, FeCr2O4 को हमने ट्रीट किया Na2CO3 के साथ और Na2CrO4 बना लिया। फर्दर उसका पीएच चेंज किया और Na2Cr2O7 बन गया, और KCl के साथ ट्रीट करके अपन ने क्या बना लिया, K2Cr2O7। ये हो गया प्रिपरेशन, है ना। ये स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूँ दोबारा से। ये 179, ये 163, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, ये कम होता है, इसलिए ये बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है। ठीक है। हाँ, अपन डाइक्रोमेट और क्रोमेट को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रोमेट को अगर डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना हो तो पीएच बढ़ा देंगे, ठीक है, सॉरी पीएच को घटा देंगे। और अगर डाइक्रोमेट को क्रोमेट में ले आना हो तो पीएच को घटा देंगे। क्लियर है, सॉरी बढ़ा देंगे। इस वाले केस में क्या करेंगे, पीएच को इंक्रीज करेंगे, और इस वाले केस में पीएच को डिक्रीज करेंगे। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की, तो अगर आपको पीएच का अगर आपने हायर बढ़ा दिया, मतलब उस केस में क्या था, आप लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ले रहे थे। ठीक है, अगर आपने H प्लस कंसंट्रेशन और ज्यादा ले ली, तो ये फर्दर अपने लोअर क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से +7 से +3 में चला गया। क्लियर है, ओके। अब इन सब का ये क्या करता है, इन सबको ये ऑक्सीडाइज करता है। कैसे ऑक्सीडाइज करता है, इस रिएक्शन क्या क्या कर सकते हैं हम, कपल करके इन सबको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ये रहा आपके पास, ठीक है। Cr2O7 माइनस अपना Cr3 प्लस में जा रहा है, और ये बाकी का जो ये वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे कि Fe2 प्लस, राइट। सिमिलरली आप चाहो तो इसे भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, इसे भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, और इसे भी ऑक्सीडाइज। तो ये तीनों रिएक्शन आप ऐड करके, सम करके, बैलेंस करके एक जगह लिख लो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट की बात करूं तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले हम KOH के साथ ट्रीट कर देते हैं इसको, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल गिव यू K2MnO4, दैट इज पोटेशियम मैंगनेट। और फर्दर आप उसको एसिडिफाइड कर दो, दैट विल गिव यू पोटेशियम परमैंगनेट। ये हो गया आपका एक तरीका। अगर कॉमर्शियली बोलूं तो कैसे करेंगे, पहला स्टेप सेम रहेगा। दूसरे स्टेप में, हाँ, इस वाले केस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर के साथ फ्यूज करते हैं। अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सेकेंड वाले स्टेप में इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, राइट। अब लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। S2OH 2 माइनस के साथ ट्रीट करते हैं, दैट इज पर ऑक्सो डाइसल्फेट। तो ये क्या होता है, Mn2 प्लस को सीधा पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इज, अगर हम पर मैग्नेट को अगर हीट करेंगे एट टेम्परेचर 513 केल्विन, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, इट विल जस्ट चेंज इनटू टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। अब इनकी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला इसका कलर है। यहाँ पे कौन सा, किस कलर से किस कलर में जा रहे हैं अपन, पर मैग्नेट से पर मैग्नेट जा रहे हैं, ग्रीन से डार्क पर्पल में जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट ब्लैक अपीयर होता है, पर वो होता है डार्क पर्पल, राइट। दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगेन टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, ओके। दिस इज ग्रीन, दिस इज पर्पल, दिस इज, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशंस हो गए, प्रिपरेशंस हो गए, और जो लास्ट इसका ये ऑक्सीडेशन कर पाता है, ठीक है, इन तीनों का ऑक्सीडेशन कर पाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में इनका ऑक्सीडेशन कर पाता है, न्यूट्रल में भी कर पाता है, ठीक है। ये होगा इनके रिएक्शंस, ओके। आगे देखेंगे अभी हम। इससे पहले ये देख लो आप कि पर मैग्नेट को पीएच की मदद से हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकते हैं, और सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन तीनों में से MnO2 होता है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है ना, ओके। नाउ अगर हम H प्लस कंसंट्रेशन को अगर 1 रखे, तो ये वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। ये किसके बीच कंपैरिजन है, मतलब कि क्या है, देखा जा रहा है कि पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो है वो कंडीशन नहीं है इनके रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, काइनेटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि पोटेंशियल ये प्रेडिक्ट करता है कि H प्लस कंसंट्रेशन 1, इट शुड ऑक्सीडाइज वाटर, बट होता क्या है, ये रिएक्शन होता तो है, पर ये बहुत ही स्लो तरीके से प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा रिएक्शन जो मैंने पीछे बताया कि एसिडिक सॉल्यूशन में आयोडाइड आयोडीन बदल जाएगा, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में बदल जाएगा, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ऑक्सलेट और ऑक्सलिक एसिड विल चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड टू चेंज, इट विल चेंज फाइनली टू सल्फर, ओके। नेक्स्ट
SO3 2 minus will change to SO4 2 minus sulfate, नाइट्राइट will change to नाइट्रेट। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें तो इन सब में देखो MnO4 माइनस जा रहा था Mn2 प्लस पे, प्लस इस वाले केस में क्या हो रहा है, न्यूट्रल वाले में MnO4 माइनस जा रहा है MnO2 ना कि Mn2 प्लस। ठीक है, यहाँ पे I माइनस आयोडाइड से कन्वर्ट हो रहा है आयोडेट में, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इस वाले से रिलेटेड। नेक्स्ट इज आवर व्हाट, नेक्स्ट इज again MnO4 minus is going to MnO2 while S2O3 minus S2O32 minus that is thiosulfate is going to sulfate, right? Next is मैग्नस सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज, इस तरीके से हम मैग्नस सॉल्ट को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं MnO2 में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड व्हिच कैटलाइजेस दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? ओके, so these equations are important. I would suggest that three things to remember. First is your reactions. Okay, so reactions cannot be rationalized first of all, क्योंकि ये सारे reactions rationalize क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि inorganic reactions है, you can't just predict them. सेकेंड जो चीज इंपॉर्टेंट है, इन सबके स्ट्रक्चर्स, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर, कि MnO4 माइनस पैरामैग्नेटिक होता है, सॉरी MnO4 2 माइनस पैरामैग्नेटिक होता है और MnO4 माइनस इज डायमैग्नेटिक, बट इट शोज द पैरामैग्नेटिक वीक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्मल एनर्जी। ये हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, कलर इंपॉर्टेंट है ना, कलर इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज क्रिस्टल कलर का होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी और सोडियम डाइक्रोमेट भी। और जबकि अगर हम बात करें इधर आपके पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम मैंगनेट की, पोटेशियम मैंगनेट ग्रीन कलर का, पोटेशियम पर मैग्नेट डार्क पर्पल कलर का, कलर इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो चीज है, इनके इनके यूजेस है ना, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का हम यूज करते हैं किसमें, पोटेशियम पर मैग्नेट का हम यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, और सॉरी पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, और पोटेशियम क्रोमेट का यूज करते हैं हम किसमें, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सोडियम डाइक्रोमेट का किस में यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। क्यों? क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, राइट। इनके अगर कॉमर्शियल यूज की बात करें तो अपना जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन और आयरन सिल्क में यूज होता है, जबकि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो किस में यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो थैंक यू दिस फॉर टू टुडेज क्लास। ओके, सो थैंक यू।